हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल खोबरिया सर क्लासेज में। और आज हम देखेंगे एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय गणित, जिसमें हमने पूर्व में अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 को हमने खोबरिया सर क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने समझा चुका था। और आज हम देखेंगे अध्याय 4, आंकड़ों का प्रबंधन। तो चलते हैं अध्याय 4, आंकड़ों का प्रबंधन। अध्याय 4, आंकड़ों का प्रबंधन। प्रश्न करने से पूर्व कुछ निर्देश हम पढ़ लेते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं, जैसे शहरों का तापमान, चुनाव लड़ने वाले वोटों की संख्या, किसी कक्षा के बच्चों की ऊंचाई और उसके प्राप्तांक आदि। संख्याओं के रूप में एकत्रित आंकड़े डाटा कहलाती है। आंकड़ों के अध्ययन के लिए उन्हें क्रमबद्ध रूप से संगठित करते हैं। उच्चतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच के अंतर को परिसर कहा जाता है। किसी भी जो आंकड़े दिए हुए हैं, कोई भी प्रेक्षण दिया हुआ है, उसका उच्चतम और न्यूनतम जो प्रेक्षणों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? परिसर। अक्सर ये प्रश्न पेपर में आपसे पूछता है। जैसे किसी परीक्षा में एक कक्षा के 10 छात्रों के प्राप्तांक 20 में से दिए गए हैं, तो अंक इस प्रकार हैं 6, 9, 10, 8, 7, 7, 7, 8, 5, 9। तो आंकड़ों का संगठित रूप होगा। संगठित रूप का मतलब ये है कि इसको हम आरोही क्रम में लेते हैं, बढ़ते क्रम में लेने पर 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10। तो ये आंकड़े का संगठित रूप हो गया। परिसर हम निकालेंगे तो सबसे उच्चतम प्रेक्षण देखिए 10 है यहाँ पर, और सबसे न्यूनतम प्रेक्षण क्या है? 5 है। तो इस जो आंकड़े दिए हुए हैं उसका जो परिसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दिए गए आंकड़ों का औसत अंक गणितीय माध्य या माध्य कहलाता है। जो भी आंकड़े आपको दिए गए हैं उनका औसत अंक गणितीय माध्य या माध्य कहलाता है। माध्य के लिए या औसत के लिए सूत्र होता है। इसके लिए हम औसत भी हम इसी से हम निकाल सकते हैं। औसत या माध्य के लिए सूत्र होता है आपका सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की संख्या। तो हमारे पास माध्य निकालना है, तो हमारे पास जो आंकड़े दिए हुए हैं उन सभी आंकड़ों को हम जोड़ देंगे। 6, 9, 10, 8, 7, 7, 7, 8, 5, 9, इन सभी को जोड़ देंगे और भाग दे देंगे। कुल आंकड़े 10 है तो 10 का हम भाग दे देंगे। तो योग करके आया 76, उसके भाग में 10, तो 7.6 हमारा क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। चलिए चलते हैं। वह प्रेक्षण जो आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है उसे हम क्या बोलते हैं? बहुलक। ऐसा प्रेक्षण जो आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसको हम बोलेंगे बहुलक। आप देखेंगे ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसमें सबसे ज्यादा बार 7 की आवृत्ति हुई है, 3 बार। तो 7 सबसे अधिक बार आया, इसलिए बहुलक क्या कहलाएगा? 7। चलिए चलते हैं आगे। दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनका बीचों बीच वाला मान क्या कहलाता है? माध्यक। आपके जो भी आंकड़े दिए हुए हैं उनको आप आरोही बढ़ते क्रम या घटते क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। उसके बाद बीचों बीच वाला मान उनका क्या कहलाता है? माध्यक। जिस प्रकार आप देख लीजिए, ये जो आंकड़ा दिया हुआ था 6, 9, 10, 8, 7, 7, 7, 8, 5, 9, इसको हमने किस रूप में लिख लिए? आरोही क्रम में लिख लिए। तो बढ़ते क्रम में लिख लिए 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10। अब आप देखिए कितने आंकड़े हैं? टोटल 10 आंकड़े हैं। तो आप इधर के 4, 1, 2, 3, 4 छोड़ दीजिए, ये 4 आंकड़े छोड़ दीजिए। इधर के 1, 2, 3, 4 आंकड़े ये छोड़ दीजिए। अब मध्य के आंकड़े 2 आंकड़े बचे हैं। तो हमने 4 बाएं साइड से 4 छोड़ दिए और दाएं साइड से हमने 4 छोड़ दिए। अब मध्य के 2 आंकड़े बचे हैं 7 और 8। आंकड़ों में 7 और 8 मध्य में स्थित है, इसलिए हम 7 और 8 का औसत निकाल लेते हैं। तो 7, 8 जोड़ के हम 2 का उसमें भाग दे देंगे।
तो आपका जाएगा 7.5। ये आंकड़ों का क्या कहलाएगा? माध्यक कहलाएगा। चलिए चलते हैं आगे। माध्य या माध्यक और बहुलक, इन सभी समूहों को आंकड़ों का प्रतिनिधि मान या केंद्रीय मान कहा जाता है। प्रतिनिधि मान यानी ये जो मान होते हैं ये उन सब आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं या उन सब आंकड़ों का औसत केंद्रीय मान भी यही होता है। दिए हुए आंकड़ों में एक विशेष प्रेक्षण जितनी बार आता है उसे हम क्या बोलते हैं? बारंबारता। जो प्रेक्षण जितनी बार आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? बारंबारता बोलेंगे। जितनी बार जो प्रेक्षण आएगा उसको हम उसकी बारंबारता बोलेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। और कुछ निर्देश नियम दिए हुए हैं, पढ़ते हैं। जब आंकड़े बड़े होते हैं तो समूहों में व्यवस्थित किया जा सकता है। आंकड़े अगर बड़े हैं तो उनको हम समूह में व्यवस्थित कर सकते हैं। प्रत्येक समूह एक वर्ग अंतराल या वर्ग कहलाता है। प्रत्येक समूह जो है आपका क्या वर्ग अंतराल या क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। जैसे 0 10 20 से 0 से 10 10 से 20 20 से 30, ये क्या कहलाएंगे? आपके वर्ग अंतराल कहलाएंगे। वर्ग अंतराल 10 से 20 में निम्न वर्ग सीमा है 10 और 20 क्या है? उच्च वर्ग सीमा। 10 से 20 में ये 10 जो है निम्न वर्ग सीमा और 20 क्या है? उच्च वर्ग सीमा कहलाती है। उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का अंतर वर्ग अंतराल की चौड़ाई या माप कहलाता है। वर्ग अंतराल की चौड़ाई या क्या कहलाता है? माप कहलाता है। अगले निर्देश देखते हैं। दिए हुए आंकड़ों के विभिन्न प्रेक्षणों अथवा वर्ग अंतरालों की बारंबारता बताने वाली सारणी बारंबारता बंटन सारणी कहलाती है। यानी जो आंकड़े आपको दिए हुए हैं उनको आप वर्ग अंतरालों में अगर डिवाइडेड कर दे रहे हो तो उसमें जो बारंबारता यानी जिसकी सबसे ज़्यादा आवृत्ति होगी वाली सारणी जो है बारंबारता बंटन सारणी कहलाती है। अगला नियम, आंकड़ों को आयत चित्र के रूप में निरूपित भी किया जा सकता है। आंकड़ों को आप आयत चित्र के रूप में निरूपित भी किया जा सकता है जहां वर्ग अंतरालों को क्षैतिज अक्ष पर दर्शाया जाता है। वर्ग अंतरालों को कहां दर्शाते हैं हम? क्षैतिज अक्ष पर दर्शाते हैं। प्रत्येक दंड या आयत की ऊंचाई उस वर्ग अंतराल की बारंबारता दर्शाती है। प्रत्येक दंड या आयत की ऊंचाई उसकी वर्ग अंतराल की बारंबारता दर्शाती है, परंतु दो दंडों के बीच कोई रिक्तता नहीं होती है। दो दंडों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होगा। अगला नियम, हम आंकड़ों को दंड आलेख, पाई चार्ट आदि के माध्यम से दर्शाते हैं, जिनके बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। चलिए अब ये जो अध्याय 4 है आंकड़ों का प्रबंधन, इसके बारे में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं इस अध्याय के अंतर्गत। आइए उन पर हम चर्चा करते हैं, उनको हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। एक सिक्के को आप उछालेंगे तो उसमें अधिकतम परिणाम क्या होंगे? 2 परिणाम होंगे। लेकिन आपको चित्त आने की, अब चित्त, एक सिक्के में चित्त और पट 2 परिणाम, कुल परिणाम होंगे आपके 2। लेकिन घटनाएं कौन कौन सी हो सकती है? एक सिक्के को उछालने पर चित्त भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। तो इसकी प्रायिकता निकालना है तो इसका एक सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर से अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। आप ये सूत्र याद कर लें, प्रायिकता बराबर से अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। आप देखेंगे कि अनुकूल परिणाम चित्त आने की प्राप्त है तो दो टोटल परिणाम होंगे। कुल परिणाम कितने होंगे आपके? 2। तो 2 में से अनुकूल परिणाम यानी चित्त एक ही बार आ सकता है, तो 1/2 आपकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता। यानी हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। यानी एक सिक्के को उछाला जाएगा तो चित्त आने की प्रायिकता जो रहेगी वो कितनी रहेगी? 2 में से 1 रहेगी, यानी 1/2। तो हम बी वाला जो ऑप्शन है उसकी गोले को हम काला करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता।
सेम ऐसे ही वो सूत्र है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब आप एक पासे को फेंकोगे तो एक पासे में परिणाम कितने होते हैं? कुल परिणाम 6 होते हैं। एक पासे में कुल परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब 2 आने की प्रायिकता, तो 6 में से 2 एक ही बार आ सकता है। 6 में से 2 कितने बार आएगा? एक ही बार आएगा। 6 में से 2 अंक जो है एक ही बार आ सकता है, 5 बार नहीं आएगा, क्योंकि 5 बार दूसरे अंक आएंगे, 2 केवल एक ही बार आएगा। तो प्रायिकता आपकी क्या हो जाएगी? 1/6। यानी हमारा जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा। तो आपको ए वाले गोले को आपको काला करना है। ए वाले गोले को क्या करना है? आपको काला करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखी निरूपण है। संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला, तो ये हम किससे दर्शा सकते हैं? आयत चित्र से हम किसी एक ही भाग को दर्शा सकते हैं, रेखिक में किसी एक भाग को दर्शा सकते हैं, दंड आलेख में एक ही भाग को दर्शा सकते हैं, लेकिन पाई चार्ट में हम ये सभी भागों को हम व्यवस्थित रूप से, संपूर्ण रूप से हम आलेखी निरूपण में किसमें निरूपित कर सकते हैं? पाई चार्ट में। तो आपका डी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, पाई चार्ट। तो आप डी वाले गोले को आप क्या करेंगे? काला करेंगे। चलिए चलते हैं आगे, प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 आपको दिया हुआ है, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण है। आप संकेत का उपयोग करके आंकड़ों का चित्रीय निरूपण किस माध्यम से कर सकते हैं? तो चित्रलेख के माध्यम से कर सकते हैं। किसके माध्यम से कर सकते हैं? चित्रलेख। तो सी वाला आपका ऑप्शन सही है, तो सी वाले गोले को आप काला करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5, दी है वह आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा है कि जो आंकड़ा सबसे अधिक बार, ज़्यादा बार, जो प्रेक्षण सबसे ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक कहलाएगा। आप देखेंगे इस आंकड़ों में 9 एक बार हुआ, ये दूसरी बार आया, ये तीसरी बार आया, ये चौथी बार आया। बाकी आंकड़े हैं वो 3-3 बार आए हैं। 13 जो है 3 बार आया है। तो ये 9 सबसे ज़्यादा बार ये आया है, आंकड़े सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो 9 आपका क्या कहलाएगा? बहुलक, यानी पहला वाला ऑप्शन सही होगा। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो हम ए वाले गोले को काला करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार से है, एक थैले में 5 लाल गेंदें और 3 पीली गेंदें हैं। एक थैले में 5 लाल गेंदें हैं और 3 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको मैंने प्रायिकता का पहले भी सूत्र लिखाया हुआ है। तो प्रायिकता बराबर से आपका सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये प्रायिकता का सूत्र होता है। आप देखेंगे एक थैले में 5 लाल गेंदें और 3 पीली गेंदी, तो कुल परिणाम कितने होंगे? कुल परिणाम आपके होंगे 5 और 3 8। 5 लाल गेंद है और 3 पीली गेंद है, यानी टोटल कितनी कुल गेंदें हैं आपके पास में? 8। अब क्या बोल रहा है? थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। अब लाल गेंद कितनी है? 5। तो लाल गेंद कितनी है? अगर हम 8 बार अगर हाथ डालेंगे थैले में, तो 5 बार में आपकी लाल गेंदें 5 बार लाल गेंदें निकलेंगी। ठीक है, तो बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की आपको प्रायिकता निकालनी है। तो बिना देखे आप लाल गेंद निकालने की प्रायिकता के लिए आप देखेंगे कि 5 बार, 8 में से 5 बार आप लाल गेंद निकाल सकते हैं। तो 5/8 इसकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5/8 इसकी प्रायिकता होगी। 8 में से 5 बार आप लाल गेंद निकाल सकते हैं। इसने हमको ये नहीं बोला कि एक बार लाल गेंद प्राप्त करने की, तो 5 बार आप लाल गेंद प्राप्त कर सकते हैं 8 में से, और 3 बार आप पीली गेंद प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारा आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न क्रमांक 7, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। एक पासे में सबसे अधिकतम परिणाम कितने होते हैं? एक पासे में कुल परिणाम, पासे में कुल परिणाम, एक पासे की बात कर रहे हैं, एक पासे में कुल परिणाम होते हैं 6। कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। अब देखिए, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या क्या होती है? 5 से बड़ी संख्या होती है 6। आने की हमको प्रायिकता ज्ञात करना है, तो कुल परिणाम आपके हो जाएंगे 6 अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये प्रायिकता का वही सूत्र लगेगा इसमें भी। तो आप देखिए, एक पासे में कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। और 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या कौन सी आ सकती है? 6। तो आपको निकालना है क्या? प्रायिकता। तो प्रायिकता हो जाएगी आपकी 1/6। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर। इसी का दूसरा, 7वें का दूसरा, 5 से बड़ी संख्या नहीं होगी। तो 5 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी नहीं होगी? 5 से बड़ी संख्या ऐसी 2 संख्याएं हो सकती हैं। कौन कौन सी होगी? एक तो 5 से बड़ी संख्या नहीं होना चाहिए, 5 से छोटी होना चाहिए। 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, 5 के बराबर हो जाएगी और 5 से छोटी चल जाएगी। तो 5 से छोटी संख्या या 5 से बड़ी नहीं होना चाहिए, तो ऐसी 5 संख्या हो जाएंगी 1 2 3 4। ऐसी कौन सी संख्या हो जाएंगी? 1 2 3 4 और 5। अब इसकी हमको ज्ञात करना है क्या? प्रायिकता। प्रायिकता ज्ञात करना है, तो आप देखिए, पासे में होते हैं कुल परिणाम 6, पासे में कुल परिणाम होंगे 6। अब बोल रहा है 5 से बड़ी संख्या नहीं होना। 5 से बड़ी संख्या नहीं होना, तो कितनी संख्या है ऐसी? 1 2 3 4 5। 5 के बराबर हो सकती है लेकिन 5 से बड़ी नहीं हो सकती, तो ऐसी 5 संख्याएं हो जाएंगी। तो आपकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5/6। ठीक है, प्रायिकता कितनी होगी दूसरे की? 5/6। चलिए चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आप देखेंगे पासे में तो सबसे पहले होते हैं कुल परिणाम 6। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है आपकी कौन सी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, क्योंकि एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। एक को हम भाज्य में भी नहीं लेते हैं, ना अभाज्य में नहीं लेते, ना भाज्य लेते हैं ना अभाज्य लेते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है आपकी 2, और कुल परिणाम होंगे आपके 6, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी आपकी कितनी? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? काट दो इसको, 2 1 कम 2 और 2 तिया 6, अर्थात आपकी प्रायिकता हो जाएगी 1/3। यानी 3 में से आपका 1 बार 2 आ सकता है और अगले 3 में से 1 बार 2 आ सकता है। यानी 6 में से जो है, 6 में से आपका 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता है, वो तो अंक सिर्फ 2 बस है, लेकिन वो यहाँ गलत हो गया। यहाँ हमको 1 लेना है, 1/6। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, और वो आएगा 1 ही बार। 6 में से 1 ही बार 2 आ सकता है, तो 1/6 इसकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता। अब सम संख्या की हम बात कर रहे हैं। सम संख्या, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या कौन सी हो सकती है? 2 4 और 6। इसकी अब जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो कुल परिणाम होंगे हमारे 6। कुल परिणाम कितने होंगे हमारे? 6। अब ये कितने अंक हैं? 1 2 3, तो 3 अंक ऐसे हैं जो सम है। तो 3/6, अर्थात 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, यानी 1/2 इसकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता। ये हमारे आंसर हो गए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 की ओर हम चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 8 में? आप देखिए प्रश्न क्रमांक 8 को, दिए गए आंकड़े में किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित करना है। इनको कहाँ प्रदर्शित करना है? पाई चार्ट में। अब पाई चार्ट में किसी भी आंकड़े को हम 2 तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं डिग्री में, और एक कर सकते हैं हम किस में? प्रतिशत में। यानी एक को हम डिग्री या कोण में कर सकते हैं और एक को हम कर सकते हैं प्रतिशत में। तो सबसे पहले हमको इनकी वैल्यू निकालनी होगी।
तो आप देखिए सबसे पहले गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है, 2750 टन, शक्कर का 2500 टन और चावल का 1500 टन। तो जो कुल उत्पादन की हम बात करेंगे, कुल उत्पादन आपका कितना हुआ है, कुल उत्पादन हुआ, ये तीनों को आपको जोड़ना है। तो तीनों को जोड़ो आप, 0 0 0, तो 0 हो जाएगा, 5 0 0 तो हो जाएगा आपका 5, 7 7 5 12, 12 और 5 17, 17 का 7, हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 5, और हासिल का 1 कितना हो जाएगा 6। तो 6500 750 टन, ये कुल उत्पादन आपका कितना हो गया, 6750 टन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक वस्तु का हम क्या निकालेंगे, कुल का कितना भाग है, प्रत्येक वस्तु में कुल का कितना भाग है, और उसी भाग से हम क्या निकालेंगे, केंद्रीय कोण निकालेंगे, जिसको हम डिग्री में हमको पाई चार्ट में बनाना है। तो सबसे पहले आप देख लेंगे, वस्तु की हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं का जो उत्पादन हुआ है कितना हुआ है, 2750। तो हम कुल में से इसका भाग निकालेंगे, अर्थात 2750 भाग 6750। तो अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे, 0 से 0 गया, काटो इसको आप इसको काटेंगे तो ये कटेगा आपका 11/27 बार। कितने बार कटेगा, 11/27 बार आप लोग काट सकते हैं। इसको काट सकते सीधा 25 से, 25 एक कम 25 बचे 2, 25 एक कम 25, इसको भी आप काटिए 25 से, 25 दूनी 50, बचे आपके 17 हो गए 175, 25 7 175। तो ये 11/27 भाग है कुल का, गेहूं का जो 2750 टन है, कुल का कितना है, 11/27 भाग। अब ये 11/27 भाग को अब हम कोण में डिवाइड करेंगे, तो 11/27 में हम किसका गुणा कर देंगे, 360 का गुणा कर देंगे। किसका करेंगे, 360 डिग्री का गुणा कर देंगे। तो 360 डिग्री का हम जब गुणा करेंगे तो ये कितने डिग्री आएगा, काटिए इसको, हम 9 से इसको काट सकते हैं, 9 तिया 27, 9 चौ 36, और काट सकते हैं हम इसको 9 तिया 27, 9 चौ 36, और ये हो जाएगा आपका 11 11 चौ 44, 11 चौ 44, 11 0 0 बटे कितना आएगा 3। अब भाग दे देंगे, 3 1 3, 3 1 3, बचा 1 पे 4 14, 3 चौ 12, 3 चौ कितना 12, बचे 2 पे 20, 3 3 7 3 1 3, 3 चौ 12, और बचा यहाँ पे 2 हो गए 20, और 3 6 18, 3 6 18। तो लगभग दशमलव में आएगा, दशमलव में हम इसको, और बचेंगे आपके 2, फिर 3 6 18, फिर 6 आएगा, तो इसको हम राउंड फिगर में आप कितना मान लोगे, 147 डिग्री। लगभग आप कितना मान लेंगे इसको, 147 डिग्री, क्योंकि 146 दशमलव ये 50 से ऊपर है, तो हम इसको 147 डिग्री मान लेंगे। अब हम ऐसी बात करते हैं किसकी, शक्कर की बात करते हैं। शक्कर को आप देखिए, शक्कर की हम बात करते हैं, तो शक्कर में आप देखिए कितना है, 2500, कुल 2500 टन है। तो इसका हम भाग निकालेंगे, तो इसको हम कर देंगे 2500, कुल का कितना 7500। अब इसको आप लोग भाग दे के आराम से काट लेना। इसको काटने पर हमारा कितना आ रहा है, 10/23, कितना आएगा 10/23। तो 10/23 भाग है शक्कर कुल का, ठीक है, 10/23 भाग। तो 10/23 में आप क्या करेंगे, फिर 360 का गुणा करेंगे, क्योंकि हम डिग्री में बदलना है। तो आप भाग देंगे किसमें, 323 का भाग देंगे, 360 में 10 का गुणा कर दो तो 3600 भाग 23। आप 3600 में 23 का भाग देंगे तो लगभग आपका जो
आएगा 132 दशमलव कुछ आएगा, तो वो आप उसको 133 डिग्री लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपका आएगा चावल का। चावल का आएगा, चावल का आपको कुल है कितना 1500। अब आप ये 6700 में कितना भाग है, तो इसके लिए हम 1500 बटे क्या कर देंगे 6750। फिर इसको क्या करेंगे काटेंगे। यहाँ जगह की थोड़ी सी दिक्कत है, इसीलिए आप लोग आराम से इसको काटने की कोशिश करिएगा। आपको समझ में नहीं आई तो आप फिर से कमेंट करिएगा, हम इसको फिर से रिपीट कर देंगे। तो 1500 बटे 6750। अब इसको हम काटेंगे, तो काटने पे हमारा आएगा 6/23। कितना आएगा 6/23। ठीक है, फिर इसको हम किस में बदलेंगे, डिग्री में बदलेंगे। तो 6/23 गुणा आप करोगे 360, तो इसको डिग्री में आप बदलोगे तो ये लगभग आपका आएगा 80 डिग्री। कितना आएगा, लगभग 80 डिग्री। अब इनको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आप देखिए यहाँ पर मैं एक अलग पेज में आपको बता देता हूँ। आप देखिए गेहूं जो है डिग्री में अब है कितना 147 डिग्री, और आपका शक्कर कितना है आपका 133 डिग्री, और आपका चावल है कितना आपका 80 डिग्री। इसको आपको किस में बनाना है, पाई चार्ट में। आप जब इसको हल करेंगे इस पुस्तक में, तो आप बहुत ही छोटे छोटे रूप में लिखेंगे इसको पार्टीशन में करके, और आपको यहाँ बाजू में इसका पाई चार्ट भी बनाना है, क्योंकि प्रश्न में आपको बोला है इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। तो आपके आंकड़े तो आपको मिल गए हैं कि गेहूं 147 डिग्री, शक्कर 133 डिग्री, चावल। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइडर की सहायता से, कंपास बॉक्स की हेल्प से आपको क्या करना पड़ेगा, एक वृत्त खींचना पड़ेगा जो इतनी जगह में आपका आ जाए। फिर इसमें एक सेंटर लेना पड़ेगा, और ये जितने भी डाटा आपके हैं उनको आपको इस पाई चार्ट में आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो कर दीजिए आप। ये हो गया आपका 147 डिग्री, क्या है आपका ये गेहूं। ठीक है, 133 डिग्री आपका है क्या शक्कर, और चावल कितना है आपका 80 डिग्री। तो ये आपका हो गया चावल। तो इस प्रकार से आपको यही चित्र बनाना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 9। 6,672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। 672 विद्यार्थी के स्कूल में हैं और उनके आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। तो आपको चार्ट देखना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। आप देखिए यहाँ पर 80 डिग्री पैदल चलते हैं, 90 डिग्री साइकिल से चलते हैं, 70 डिग्री कार से चलते हैं, और 120 डिग्री बस से चलते हैं। ये टोटल जो पूरे वृत्त में या पूरे पाई चार्ट में अगर हम ये डिग्री जोड़ें तो ये 360 होगी। अगर प्रतिशत में दिया होता तो ये सभी अंदर का टोटल का योग कितना होता, आपका 100 होता। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 आपको दिया हुआ है, 672 विद्यार्थी के स्कूल आने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यह आपको चार्ट दिया हुआ है। 120 डिग्री छात्र बस से यात्रा करते हैं, 80 डिग्री छात्र पैदल यात्रा करते हैं, 90 डिग्री छात्र साइकिल से यात्रा करते हैं, और 70 डिग्री कार से यात्रा करते हैं। पहला प्रश्न आपको पूछा हुआ है, कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो पहला वाला आप क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। तो साइकिल से जाने वाले कितने डिग्री लोग हैं, 90 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, साइकिल से कितने लोग जाते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, साइकिल से कितने लोग जाते हैं, 90 डिग्री लोग यात्रा करते हैं।
ठीक है। साइकिल से 90 डिग्री यात्रा करते हैं, तो ये 90 डिग्री होगा कितने में से, 360 डिग्री में से, ठीक है। 360 डिग्री में से 90 डिग्री लोग यात्रा करते हैं, गुणा टोटल 672 विद्यार्थी। 90 डिग्री साइकिल से यात्रा करते हैं बटे 360 गुणा 672, ठीक है। काटेंगे यहाँ 0 से 0, 9 एक कम 9, 9 चौक 36, 4 से काटेंगे 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 बचे 2 दाही यानी 27 हो गए, 4 छिक्के 24 बचे 2 हो गए, 4 छिक्के 24 बचे 3, 4 8 32, यानी साइकिल से जो यात्रा करते हैं वो कितने छात्र हैं, 168 छात्र। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक आप 2 देखिए, कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो बस से आप देखेंगे पाई चार्ट में बस से कितने लोग यात्रा करते हैं, 120 लोग। बस से कितने लोग यात्रा करते हैं, 120 लोग यात्रा करते हैं। तो आप क्या करेंगे, 120 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा टोटल विद्यार्थी 672। इसको भी काट देंगे, 0 से 0 गया, 12 एक कम 12, 12 तिया 36, 3 से 1 काटेंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 बचा एक दाही होगा 12 और 3 चौक 12, यानी 224 लोग बस से यात्रा करते हैं। ये हमारा हुआ आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 दिया हुआ है आपको, दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आप देखिए 25% जो सिंचाई होती है ट्यूबवेल से होती है, 46% नहर से होती है, 12% अन्य तरीके से होती है और 17% टैंक के माध्यम से आपकी सिंचाई होती है। तो कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सिंची जाती है, तो आप सीधा इसका आंसर यही दे सकते हो, कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सिंची जाती है, तो ये क्या 46%। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 46%। सिंपल सा सवाल है, ठीक है। आप देखिए 17% भूमि किस माध्यम से सिंची जाती है, तो 17% भूमि टैंक के माध्यम से सिंची जाती है। किसके माध्यम से सिंची जाती है, टैंक के माध्यम से, तो इसका आंसर यही हो जाएगा टैंक। ट्यूबवेल से सिंची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना, तो ट्यूबवेल से आप देखेंगे 25% भूमि सिंचित की जाती है, किससे, ट्यूबवेल से। तो सीधा आप आंसर यही लिख देंगे, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, सिंपल सा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिछला प्रश्न था, पहला था आपका 47%, दूसरा था आपका टैंक से भूमि सिंचित की जाती है और तीसरा % ट्यूबवेल से था, कितना, 25%। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 इस प्रकार से है, निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षणिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। अलग अलग शैक्षणिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये दंड आलेख दिया हुआ है, इससे आपको क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर पढ़ना है और उनके आंसर हमको देना है। चलिए देखते हैं। पहले आप दंड आलेख देखें। दंड आलेख में आप देखिए ये शैक्षणिक वर्ष दिए हुए हैं और ये विद्यार्थियों, कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, इस दंड आलेख के द्वारा क्या सूचना दी गई है, तो इस दंड आलेख के द्वारा अलग अलग शैक्षणिक वर्षों में छात्रों की संख्या दी हुई है। तो पहले का आप आंसर लिखेंगे, अलग अलग शैक्षणिक वर्ष में अलग अलग
शैक्षणिक वर्ष में अलग अलग शैक्षणिक वर्षों में छात्रों की संख्या दी गई है। छात्रों की संख्या दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है? किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है? तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा वृद्धि 3 से 4 में आपका छात्रों की संख्या थी 100 और 4 से 5 में ही संख्या हो गई है 200। तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है 2004 से 5 में हुई है। तो दूसरे का जो आंसर होगा, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है, तो अधिकतम वृद्धि हुई है किस वर्ष में? 2004 और 2005 में। 2004-5 में सीधे 100 विद्यार्थियों की वृद्धि हुई है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं इसी का। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? सबसे ज़्यादा विद्यार्थी हैं 2007 से 8 में। कितने विद्यार्थी हैं? 350 विद्यार्थी। तो अगले का आंसर क्या हो जाएगा? 2007-8। 2007-8 में सबसे अधिकतम विद्यार्थी हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताइए कि यह सत्य है कि यह असत्य कि 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003 के विद्यार्थियों की संख्या की दुगनी है। तो 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 2005 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 250 थी, ठीक है। और 2003-4 में विद्यार्थियों की संख्या 100 थी। तो इसका 2 गुना नहीं है। 2 गुना 200 होता है बेटा, लेकिन 2 गुना नहीं है, इसलिए ये असत्य है। क्या है ये? असत्य है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 12 आपको दिया हुआ है। निम्न दंड आलेख में 2 शैक्षणिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये दिया हुआ है विषय और ये दिया हुआ विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक अलग अलग वित्तीय वर्ष में 2005-6 और 6 और 7 में, ठीक है। तो इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? तो इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? तो पहला, इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या दिया गया है? वित्तीय वर्ष 5-6 और 6-7 में गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। इस द्विदंड आलेख द्वारा एक विद्यार्थी के अलग अलग विषयों के प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर, किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है? किस विषय के विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है? तो आप देखिए, गणित विषय में सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है। पहले 30 अंक प्राप्त किए थे और उसके बाद में सीधे उसने 60 अंक प्राप्त किया है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा क्या? गणित में सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है। फिर अगला देखते हैं
किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है? तो किस विषय के प्रदर्शन में गिरावट आई, तो आप देखेंगे ये जो अंग्रेजी का विषय है उसमें गिरावट आई है, अंक कम हुए हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी के विषय में आपकी गिरावट आई है। अगला, किस विषय में प्रदर्शन समान रहा? तो आप देखेंगे हिंदी के विषय में प्रदर्शन क्या रहा है? समान। तो हिंदी हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं हिंदी। हम इनमें सबसे पहले देखते हैं कि योग टोटल कितने विद्यार्थियों की संख्या है? 90 विद्यार्थियों की संख्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी में कितने विद्यार्थी हैं। हिंदी में हैं आपके 40 विद्यार्थी। अब 40 जो है 90 का कितना भाग है, तो हम कर देंगे यहाँ पर 40/90। ठीक है, तो यह जाएगा कितना आपका 4/9। फिर ये 4/9 को हम क्या करेंगे? कोण में बदलेंगे, केंद्रीय कोण में बदलेंगे। तो इसमें हम कर देंगे 360 डिग्री का गुणा। ठीक है, काट दो इसको, 9 चौक 36 और 4 चौक 16। तो ये कितना आ गया आपका? 160 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार हम अंग्रेजी में देखेंगे। अंग्रेजी में देखिए आपके कितने विद्यार्थी हैं? 25 विद्यार्थी। इसको क्या करना है? ये 90 का कितना भाग है? तो 25/90 और सीधा गुणा आप किससे कर दो? 360 का। इसको हमने बदल दिया डिग्री में। 0 से 0 गया, 9 चौक 36 और 25 चौक 100। तो ये कितने डिग्री आ गया? 100 डिग्री। इसी प्रकार आप क्या करेंगे? मराठी का करेंगे। इसी प्रकार मराठी में करेंगे आप। मराठी में कितने हैं? 15 विद्यार्थी हैं। तो सीधा आप क्या करेंगे? 15/90 गुणा 360, क्योंकि हमको इसको डिग्री में बदलना है। तो यहाँ जिस 0 से 0 गया, 9 चौक 36 और 15 चौक 60, ये 60 डिग्री हो गया। इसी प्रकार आप देख लेंगे मराठी का हो गया। इसी प्रकार हम किसका देख लेंगे? तमिल का। इसी प्रकार हम किसका देखेंगे? तमिल का। तमिल में आप देखिए, तमिल में आप देखेंगे तमिल के कितने विद्यार्थी हैं? 10। तो इसको करेंगे हम 10 बटे टोटल कितने? 90 और गुणा कर देंगे हम 360 से। तो ये 9 चौक 36 और 4 दहा 40 डिग्री। इसी तरह हम कौन सी भाषा का करेंगे? तमिल हो गया। 4 भाषा ही है हमारे पास। अब इसको हमको क्या बनाना है? पाई चार्ट बनाना है। तो आप इसको बढ़िया प्रकार की सहायता से, कंपास बॉक्स की सहायता से एक वृत्त बनाएंगे, एक उसका केंद्र देंगे और ये सारे आपके जो डिग्री में दिए हुए हैं इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे 160 डिग्री दिया हुआ है, किसके दिया हुआ है? हिंदी के। तो आप क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे 160 डिग्री और ये किस विषय के हैं? हिंदी के। ठीक है, फिर ऐसे आप लिख देंगे 100 डिग्री। यहाँ क्या लिख देंगे? 100 डिग्री। ये 100 डिग्री किसके हैं? अंग्रेजी के। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ लिख देंगे आप कितने डिग्री? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री किसके हैं? 60 डिग्री है मराठी। ठीक है, फिर ऐसे लिख देंगे आप 40 डिग्री। 40 डिग्री किसके हैं? 40 डिग्री हैं आपके किसके? तमिल के। तो इस प्रकार आपका ये पाई चार्ट बन गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 14 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 आपको दिया हुआ है। दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है। आंकड़ों को दंड आलेख में आपको दर्शाना है। किस में दर्शाना है? आपको दंड आलेख में दर्शाना है। ठीक है, तो दंड आलेख में दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक दंड आलेख बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो दंड आलेख बनाने के लिए आपको कंपास बॉक्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, दंड आलेख बनाने के लिए आपको कंपास बॉक्स की आवश्यकता होगी। चलिए ठीक है, हम बनाते हैं प्रश्न क्रमांक 14 का दंड आलेख, जिसके लिए हमको स्केल की जरूरत होगी। चलिए हमारे पास मौजूद है स्केल और
हम स्केल की सहायता से इस दंड आलेख को पूरा करेंगे। ठीक है, अब तो दंड आलेख बनाने के लिए सर्वप्रथम हमको क्या करना पड़ेगा, स्केल की सहायता से सबसे पहले तो हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी। इतनी जगह में बना पाना तो संभव नहीं है, हम कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत ही छोटी जगह दी हुई है, फिर भी हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं। नहीं हो पाएगा तो हम एक दूसरे पेज में उसको बनाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए यहाँ पे 0, इसको हमको 80 तक जाना है, तो यहाँ हम ले लेते हैं इसको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80। ठीक है, हमने काउंटिंग कर ली। जगह कम होने के कारण में हमने एक अनुमानित हमने ये जो माप लिया हुआ है। ठीक है, अब इसी में आप देखेंगे 2001 में, तो 2001 में कितने हैं, कितना उत्पादन हुआ, 45 टन। तो हम यहाँ से एक दंड आलेख बनाने शुरू करेंगे। तो आप देखिए 2001 में कितना है, 45। तो आपको यहाँ से 45 तक जाना है, ये 40 और थोड़ा सा आप इसको बढ़ा देंगे तो ये आ गया आपका 45। तो यहाँ आप एक दंड आलेख बना देंगे। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे आप कितना, 45, और नीचे लिख देंगे 17 आप 2001। ठीक है, चलिए 2002 में देखिए आप, 2002 में कितने हैं, 48। तो हम इसको 48 तक खींचेंगे 2002 में। तो 2002 में देखिए ये 45 और ये थोड़ा सा इससे बढ़ेगा, ये 48, एकदम 50 के पास में। तो इसको हम मिला देंगे और यहाँ लिख देंगे कितना, हम 48। और किस सन में है 48, ये 2002 में उत्पादन है 48 टन। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 2003 में देखेंगे। 2003 देखिए आप, 2003 में कितना उत्पादन हुआ, 60। तो हम 2003 में 60 तक हम ये दंड आलेख हम बनाएंगे। तो ये हमने मिला दिया और यहाँ हम लिख देंगे कितना, 60। चलिए, और सन लिख देंगे किसमें, 2003 में, 2003। चलिए अब 2004 में देखेंगे। 2004 में कितना उत्पादन हुआ, 62। तो ये थोड़ा सा इससे हमको बढ़ाना है, 2004 का उत्पादन 60 और ये थोड़ा सा हमने इसको बढ़ा दिए 62। तो यहाँ हम लिख देंगे कितना, 62 टन। इसी प्रकार अब 2000 यहाँ कितने में, 2004 में था ये 62, तो 2004 लिख दिए। 2005 में कितना था ये, 80। 2005 में कितना था ये, 80। तो आप इसको 80 तक पहुँचाइए, ये 80 है और यहाँ हमने इसको मिला दिया और यहाँ लिखेंगे हम 80 और ये इस प्रकार ये आगे बढ़ेगा। तो ये जो दिए गए हैं ये क्या है, वर्ष है, और ये जो नंबरिंग दी गई है ये उत्पादन है, उत्पादन लाख टन में। तो इस प्रकार से आपको दंड आलेख बनाना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। ये थोड़ा सेशन बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें थोड़े से क्वेश्चन आपके थोड़े अलग है, बड़े हैं। प्रश्न क्रमांक 15। किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाली आइसक्रीम की महक स्वाद दिया गया है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले आइसक्रीमों की महक और स्वाद दिया गया है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में हमको क्या करना है, पाई चार्ट के रूप में प्रदर्शित या निरूपित करना है। आपको सीधा क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है कुल मिला के। पाई चार्ट के रूप में निरूपित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अलग अलग जो है, जैसे चॉकलेट का 50% दिया हुआ है, वनीला का 25% दिया हुआ है और अन्य प्रकार का कितने दिया हुआ है, 25% दिया हुआ है। तो हमको इसको क्या करना है, आंकड़ों के एक पाई चार्ट में निरूपित करना है। अभी ये परसेंटेज में दिया हुआ है, हमको क्या करना है, इसको हमको कोण में बदलना है। ठीक है, तो आप देखिए इसको कोण में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे चॉकलेट का दिया हुआ है, पहले में क्या दिया हुआ है, चॉकलेट का हमको कितना दिया हुआ है, 50%। ठीक है,
तो 50% को हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 50/100, और इसको डिग्री में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिग्री में बदलने के लिए हमको इसमें 360 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर देंगे 50 दूनी 100 और 2 से काटेंगे इसको, 2 1 कम 2, 2 8 16, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। फिर दूसरा आप देखेंगे वनीला। वनीला जो दिया हुआ है वो कितने परसेंट दिया है, 25%। तो परसेंट को हम लिख सकते हैं 25/100 और इसमें गुणा करेंगे 360 का। 360 का इसमें गुणा करने का तात्पर्य ये है कि इसको हम प्रतिशत से किस में बदल रहे हैं, हम बदल रहे हैं डिग्री में। तो 25 1 कम 25, 25 4 100, 4 से काटी 4 9 के 36, 0 1 कम 0, है ना, 4 0 0, तो कितने डिग्री आया आपका, 90 डिग्री। फिर तीसरा हम देखेंगे अन्य प्रकार का जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, अन्य प्रकार का दिया है ये भी 25%। तो इसको हम परसेंटेज को 25/100 करेंगे और 360 का गुणा करेंगे। 25 1 कम 25, 25 4 100 और 4 9 के 36, 4 0 0, ठीक, कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री। इसको हमने कोण में बदल दिया, कोण में बदल दिए हैं। अब इसको हम पाई चार्ट में भी आप बना सकते हो। एक आप यहाँ पाई चार्ट बना लीजिए कंपास बॉक्स की सहायता से, और इनको आप अलग अलग निरूपित कर दीजिए। जैसे 180 डिग्री दिया है तो 180 डिग्री आप क्या करेंगे, इसको 180 डिग्री, यहाँ क्या है आपकी चॉकलेट। फिर दिया है कितना, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आपका क्या है, वनीला। तो यहाँ कर दो 90 डिग्री और यहाँ लिख दो आप वनीला। और फिर दूसरे 90 डिग्री में आप क्या लिख देंगे, अन्य प्रकार। तो इस प्रकार से आप जो है पाई चार्ट के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो आज हमारा ये जो सेशन है यही समाप्त होता है, थोड़ा सा बड़ा है। अगले सेशन में हम मिलेंगे अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।